नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में संग्राम छिड़ गया है। बजट सत्र का तीसरा दिन आरोप प्रत्यारोपों से घिरा रहा। सरकार और विपक्ष आमने सामने थे। विपक्ष ने सदन के अंदर से लेकर बाहर तक सरकार का घेराव किया, लेकिन विपक्ष अपनी छाप नहीं छोड़ पाया। यहाँ तक कि कमलनाथ ने तो राज्यपाल के अभिभाषण पर ही सवाल खड़े किए और भाषणों में कई मुद्दों को शामिल नहीं करने का आरोप जड़ दिया। हालांकि कमलनाथ के भाषण के बाद सीएम शिवराज ने अनुरोध किया कि जब वह गुरुवार को भाषण देंगे तो नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे तो अच्छा होगा। अब सीएम शिवराज किस तरह अपने भाषण से विपक्ष को जवाब देंगे, इस पर कांग्रेसियों की नजरें रहेंगी। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में कमलनाथ ने आज भाषण दिया। ये पहला मौका था जब कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार किसी भाषण में हिस्सा लिया और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए तो ये कह सकते हैं कि वो छाप नहीं छोड़ पाए। सदन के भीतर और बाहर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बिखरा बिखरा रहा। कमलनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण में योजनाओं के आगे प्रस्तावित शब्द होने पर सवाल खड़े किए। साथ ही ये भी कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में मौजूदा मुद्दों और समस्याओं को शामिल नहीं किया गया जो सवाल खड़े करता है। अच्छा होता कि राज्यपाल के अभिभाषण में किसान आंदोलन और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया जाता। कमलनाथ ने अपनी 15 महीने की सरकार पर बीजेपी के आरोपों का भी भाषण के ही जरिए जवाब दिया। कमलनाथ ने कोरोना से निपटने में नाकाम रहने के अपनी सरकार पर लगे आरोपों पर कहा कि मार्च 2020 में कोरोना जब फैलना शुरू हुआ उस वक्त हमारी सरकार कोरोना से निपटने की तैयारियां कर रही थी, लेकिन ठीक उसी समय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बेंगलुरु में थे। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी का बार बार ये आरोप कि हमारी सरकार ने पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया, ये कहना ठीक नहीं। अभी प्रस्तावक का भाषण मैंने सुना। उन्होंने कोई 15 साल के हिसाब देने की जगह कहा कि प्रदेश बर्बाद हुआ 15 महीनों में। बेरोजगारी तो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। आज का नौजवान जो भटक रहा है, इसके बारे में राज्यपाल कुछ नहीं कह रहे। महंगाई के बारे में राज्यपाल कुछ नहीं कह रहे। महिला पर जो अत्याचार हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं क्या कह देते, ये उपाय हम उठा रहे हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। मेरी तो एक ही मांग है कि अगले साल राज्यपाल अपने भाषण में हिसाब दे कि जो इस साल कहा था वो कहाँ तक पहुंचे। मेरा तो ये कहना है कि कितनी जगह लिखा है प्रस्तावित है, कितनी जगह कहा है इस पर विचार करा जाएगा, कितनी दफे कहा है कि इसका एलोकेशन किया जाएगा, और ये केवल गुमराह करने का राज्यपाल का भाषण था। कमलनाथ के भाषण पर अब बीजेपी क्या कह रही है, जरा ये भी सुन लीजिए। विधानसभा के अंदर जो राज्यपाल जी का भाषण है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पहले कोरोना की टेस्ट संख्या ये थी और अब टेस्ट करने की संख्या ये हो गई। ये बताया गया है कि पहले कफन के लिए पैसा संबल योजना में दिया जाता था, वो देना बंद कर दिया गया है। ये सारे तथ्य दिए गए। विपक्ष में हो और कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष हों, लेकिन जब मुद्दे ही नहीं हो और सरकार की कोई इस प्रकार की गलती गड़बड़ घोटाला ही ना हो, सरकार की नीयत में खोटी ना हो, सरकार पर आप किसी प्रकार का कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं बार के प्रत्यारोप के आरोप के तौर पर लगा सकते, तो मुझे लगता है कि थार मोथरी होगी ही और आपके हथियार ढीले होंगे ही। आप कतई कहीं किसी भी तौर पर सरकार पर हमला नहीं बोल सकते और इसी तौर पर कमलनाथ जी सिद्ध हुए। राज्यपाल के अभिभाषण पर
नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के सदन में दिए गए भाषण के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि उनके भाषण के दौरान भी नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे तो अच्छा होगा। नेता प्रतिपक्ष के उठाए सवालों का मुख्यमंत्री जवाब देने की कोशिश करेंगे। वही संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष जरूर मौजूद रहे। अब शिवराज जब जवाब देंगे तो कांग्रेस इसको कैसे लेती है, इस पर सबकी नजर होगी। सदन के भीतर और बाहर महंगाई का मुद्दा उठा, लेकिन कांग्रेस छाप नहीं छोड़ पाई। अभी तो सत्र की शुरुआत है, शायद कांग्रेस आने वाले दिनों में कुछ छाप छोड़ पाए। हालांकि इसके आसार भी फिलहाल कम ही नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी को और अधिक बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे के साथ। प्रभु जी, कुछ तारीखें ऐसी अगर हम शुरुआत में करें कि 20 मार्च वो तारीख थी जिस दिन कमलनाथ ने इस्तीफा दिया और कहा मेरा क्या कसूर। 20 अगस्त वो तारीख थी जिसने तय किया कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के रूप में कमलनाथ रहेंगे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष में। बात करें अगर हम नवंबर, 10 नवंबर वो तारीख थी जिसने सुनिश्चित कर दिया कि कमलनाथ अभी आने वाले कुछ और महीनों या साल तक नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। आज जो कल कुछ अभिभाषण हुआ राज्यपाल का और आज जो कुछ उन्होंने जवाब सवाल किए हैं राज्यपाल के अभिभाषण पर कमलनाथ ने, तो उसको किस नज़रिए से देखें, क्योंकि वो पूरा समय उनके पास एक मौका था कि वो पिछली शिवराज सरकार के लगभग 11 महीने या कहें लगभग 1 साल का मौका था उनके बाद, जो कांग्रेस लगातार कह रही थी कि मैं अपराध बढ़ रहे हैं, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं हो रही है, बिजली के बिल झटके दे रहे हैं, लेकिन वो सदन के अंदर या तो अब राज्यपाल का अभिभाषण में उलझ कर रह गए या वो कुछ कंफ्यूज दिखे कि वो आंकड़ों की जो बात कर रहे थे कि मुख्य राज्यपाल को ये बताना चाहिए था कि इसमें कितनी मद में कितना होना चाहिए, वो कुछ बताया नहीं और वो भविष्य की बातें करते रहे। ऐसे ही कुछ लगभग उनकी सरकारों ने किया और यह सारी सरकारें लगभग ऐसा ही करती है। और अभिभाषणों की बात करें तो लगभग इसी के आसपास सारे राज्यपालों के अभिभाषण रहते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक अच्छा मौका था कमलनाथ के पास, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगभग 1 साल बाद इतना बड़ा सत्र हो रहा है पूरे विधानसभा का जब सरकार गिरी कमलनाथ की, कि वो बेहतर तरीके से घेराबंदी कर पाते, जनता को भी एक मैसेज दे पाते, ये बता पाते एक मजबूत विपक्ष मौजूद है और नगरीय निकाय चुनाव के पहले वो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर देते। देखिए मनोज जी, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख हैं राज्य के और एक परंपरा है जो भारत के संविधान के द्वारा एक परंपरा कायम की गई है कि जब भी साल का पहला जो विधानसभा या संसद का सत्र होगा तो राज्य में राज्यपाल और वहाँ पर केंद्र सरकार में राष्ट्रपति अपना भाषण देंगे। वो उस अभिभाषण चूँकि राज्य के मुखिया हैं वो, तो राज्य सरकार जो भी सरकार है उसके कामकाज का या सरकार जो लिखित भाषण उनको उपलब्ध कराती है वही वो भाषण आमतौर पर पढ़ देते हैं। कमलनाथ की सरकार थी पिछली, तो भाजपा की नेता आनंदीबेन पटेल जो पहले भाजपा नेता रही हैं, गुजरात की मुख्यमंत्री भी रही हैं, उन्हें राज्यपाल के नाते कमलनाथ सरकार की जो उनकी आइडियोलॉजी से विपरीत सरकार थी उसके अभिभाषण को पढ़ा था और उस सरकार की योजनाओं की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था मेरी सरकार ये काम करके दे रही। बिल्कुल उस दौरान यही भारतीय जनता पार्टी जो राज्यपाल को अपना मानती थी, वही भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही बर्ताव भारतीय जनता पार्टी का था। इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन वो कर रहे थे, इसी तरीके वो कह रहे थे कि राज्यपाल का अभिभाषण झूठ का पुलिंदा है। वही बात आज कांग्रेस कर रही है। सनातन परंपरा है एक विरोध के लिए विरोध करना। बिल्कुल जो एक ये हमारे अटल जी जो कहते थे उसके बिल्कुल विपरीत आचरण नेताओं का हो गया है। उनने ये मान लिया है कि यदि उनको विपक्ष में है तो उनको केवल विरोध करने का अधिकार जनता ने दिया है। वो कहते हैं विरोध करने का मैंडेट हमको मिला इसलिए हम विरोध करेंगे, चाहे वो देश हित का मुद्दा हो, राज्य हित का मुद्दा हो, सही को झूठ साबित करना हो या झूठ को सच साबित करना हो, तो वो विरोध की राजनीति करना है उनको। चूंकि वो कहते हैं विपक्ष में विरोध करने का मैंडेट मिला है तो हर बात का विरोध करना है उनको। बिल्कुल। तो आप ये मान लीजिए कि किसी विपक्ष के नेता के घर का कोई मसला यदि आ जाए सदन में तो हो सकता है उसका भी वो विरोध कर दें, उस तारीफ हो। यदि राज्यपाल के अभिभाषण में कमलनाथ सरकार की कोई तारीफ हो गई होती धोखे धड़ाके से किसी योजना की, तो हो सकता है उसका भी कोई कांग्रेस का विधायक विरोध करता हुआ आज आपको दिखाई दे दे, ताकि अभिभाषण में राज्यपाल ने ये क्यों शामिल किया। ये एक मानसिकता बन गई है, इसको छोड़ना होगा नेताओं को। चाहे कमलनाथ हो, कमलनाथ तो संसदीय ज्ञान के अध्येता माने जाते हैं, फ्लोर मैनेजर बहुत अच्छे माने जाते हैं, केंद्र सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे, संसदीय विभाग भी उन्होंने संभाला है
वो उनके जैसा नेता यदि ये ऐसी बातें कर रहा है तो स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये कांग्रेस के या भाजपा के नई पीढ़ी के नेताओं को क्या सिखा रहे हैं, ये कमलनाथ को सोचना चाहिए। आज का एक सियासत प्रसंग और है मनोज जी कि उस कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल के दामों को लेकर प्रदर्शन किया विधानसभा में। जिस कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने, जो कमलनाथ उस समय थे, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनी सबसे पहले मैं पेट्रोल डीजल पे 5-5 रुपए की कमी करूंगा। और सरकार बनने का सबसे पहला काम उन्होंने ये किया था कि जितनी कमी की घोषणा की थी उतने दाम में इजाफा कर दिया था। तो किस मुंह से ये नेता एक दूसरे का विरोध करते हैं, किस मुंह से उन्हीं योजनाओं की बात करते हैं, समझ नहीं आता। इनके पास बहुत अच्छा मौका था, जैसा आपने कहा, कमलनाथ के पास बहुत अच्छा मौका था। एक कोरोना का संक्रमण काल आया, उससे बड़ी बेरोजगारी बढ़ी, पेट्रोल डीजल के जो दामों में लगातार इजाफा हुआ, प्रदेश में तरह तरह के जो और अन्य आपदा जनित जो संकट पैदा हुए, उस सब को लेकर कमलनाथ शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते थे। स्वाभाविक तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है, जो भी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि उसको एक साल का जो उनका कार्यकाल है, इस कार्यकाल में वो कैसे बेहतर ढंग से काम करते। कमलनाथ ने जब मध्य प्रदेश सरकार छोड़ी थी या वो हटे थे, पद से हटना पड़ा था, तब प्रदेश में 4 कोरोना के मरीज थे। बिल्कुल। आज कितने बढ़ गए, उसमें तक एक भी मौत नहीं हुई थी, आज कितनी मौतें हो गई। ये तमाम सवाल उनको करने चाहिए थे। आपके भारतीय जनता पार्टी के एक नेता अजय बिश्नोई ने कैसे वैक्सीन लगवा ली, या सरकार के कुछ अफसर जो अभी वैक्सीनेशन के उस दायरे में नहीं आया, उनने कैसे वैक्सीन लगवा ली, ये सवाल करना चाहिए था कि सरकार जनता की सेवा के लिए है, पहले उसको वैक्सीनेशन हो फिर नेताओं का हो। प्रधानमंत्री ने यही बात कही, इसलिए अभी मंत्रियों ने वैक्सीन नहीं लगाई है। बिल्कुल। यदि शायद प्रधानमंत्री ये उनको निर्देश नहीं देते तो मध्य प्रदेश क्या, देश के हर राज्य के मंत्री सबसे पहले वैक्सीन लगाकर अपने नौकरों, अपने जानवरों तक, जो पालतू पेट्स हैं, उन तक को वैक्सीन लगवा चुके होते। बिल्कुल। ये इस देश का दुर्भाग्य है, हमारी राजनीति का। तो ये नेताओं को समझना होगा कि वो जो बोलते हैं, क्योंकि सदन के फ्लोर पर बोल रहे हैं, रिकॉर्ड में बात आ रही है, एक ऐसी लाइन खींच रहे हैं वो, जिसको आने वाली विधायक जो आएंगे वो उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और वही लाइन पर वो आगे चलेंगे। और वो कहा भी जाता है कि संसदीय जो है परंपराओं से चलता है सदन, नियमों से नहीं चलता है। जी बिल्कुल। तो कमलनाथ जी को जो परंपरा डालनी चाहिए थी, शायद यहाँ पर उनसे चूक हो गई है। जी ब्रजेश जी, चूक तो हो गई है, लेकिन चूक अगर हम देखें कि जो चीज़ उन्होंने उठाई है कमलनाथ ने अपने अभिभाषणों में, कि उन्होंने कहा कि सरकार ने या राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि हम ये करेंगे या ये कर चुके हैं, लेकिन हम नहीं देखते कि अगर सरकारें कोई भी हो, राज्यपाल कोई हो सकता है, अगर कमलनाथ भी होते मुख्यमंत्री तो शायद कोई भी पार्टी या उसका मुखिया कभी ये नहीं बताता कि हमने क्या किया, वो ये बताता, क्या करेंगे ये बताता, लेकिन हमने क्या नहीं किया वो ये कभी नहीं बताता। तो मुझे आपको नहीं लगता एक रिपोर्ट कार्ड इसका भी अभिभाषण के साथ साथ पेश होना चाहिए, या वो मुख्यमंत्री पेश करें और फिर जो सदन के नेता, प्रतिपक्ष है नेता, उनको बताना चाहिए कि उनकी पार्टी ने विपक्ष के नाते इन 1 साल में क्या किया, ताकि जनता को भी जब वो चुनाव में जाएं या उनके दिमाग में एक होमवर्क रहे कि किसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था। देखिए मनोज जी, राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है, जैसे कि पटेरिया जी ने बताया, मैंने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो अनसुईया उइके हैं उनका भाषण भी देख रहा है, तो वो भी सरकार की तारीफ कर रही थी। वहाँ कांग्रेस की सरकार है कि मेरी सरकार ने नक्सलियों के लिए क्या किया है और क्या क्या योजना है, कोरोना में हमने सबसे बेस्ट काम किया है, ये सब सरकार की तारीफ की है उन्होंने। तो वहाँ भाजपा उन पर आरोप लगा रही होगी, जैसे कि पटेरिया जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में जब भाजपा इसी स्थिति शायद भगत सिंह कोश्यारी या जगदीप धनखड़, जिनका मुख्यमंत्रियों से सीधा टकराव है, बिल्कुल, वो भी यही कहने को मजबूर होंगे। तो देखिए मनोज जी, हाँ, सरकार एक रिपोर्ट कार्ड देती है निश्चित तौर पर, आप इसके साथ अभिभाषण के साथ नहीं आता, अभिभाषण हो गया, इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के पास मौका था, वो जो भी आरोप लगाते सरकार पर, जो भी सवाल खड़े करते, उन सवालों का आप जब अगले दिन मुख्यमंत्री का भाषण होता है तो वो सरकार की तरफ से जवाब देते हैं। यदि कमलनाथ को आज पूरा मौका था कि वो आरोप लगाते कि आपकी सरकार कहाँ विफल हुई, तो शिवराज जी को उनका जवाब देना पड़ता कि हम कहाँ विफल रहे। और प्रस्तावित हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने कहा जो प्रस्तावित हैं, तो कल हम यदि शिवराज जी का भाषण देखेंगे तो मनोज जी उसमें सारी चीज़ें हो आएंगी कि क्या प्रस्तावित है, और जो कमलनाथ जी ने जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब देते। तो जो आज नेता प्रतिपक्ष का जो भाषण होता है, जो भाषण उनका प्रभाव डाल सकता था, वो प्रभावहीन रहा। मतलब एक तरह से वो सारे आरोप वो लगा सकते थे जो 15 चुनाव के बाद से, जैसे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बेंगलुरु में बैठे थे जब हमारी सरकार यहाँ थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे पटेरिया जी ने कहा कि लोगों ने जो फॉर्मेट बनाया था मोदी सरकार ने, जो गाइडलाइन बनाई थी, उसका किस तरह से उल्लंघन हुआ, उन पर आप सवाल उठाते। किसानों के मुद्दे पर आप सवाल उठाते, सड़क पे जिस मुद्दों पे बात कर रहे हो आप, उन मुद्दों पे आप बात करते कि किसानों को कहाँ पे
वो आपने जिस तरह से वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, कहीं उन खरीदी में देरी हुई है, उनको खाद नहीं मिला, बीज नहीं मिला, ये सब तमाम चीज़ें। बिजली के मुद्दे उठाते हम देखते कि हम भोपाल में ही बिजली मंत्री किस तरह से जा रहे हैं, कैसे बिल आ रहे हैं, उनकी सरकार में क्या उपलब्धियां की, वो बता सकते थे, बिना मीटर के बिल आ रहे हैं। हाँ, तुलना कर सकते थे कि मेरी सरकार थी, मैं इतना बिल दे रहा था, 100 रुपये दे रहा था, आपकी सरकार है जिनके यहाँ मीटर ही नहीं लगे हैं, उनके यहाँ बिल भेजे जा रहे हैं। ये तमाम तरह के सवाल वो उठाते तो एक दबाव रहता शिवराज जी पे, वो कल जवाब देते उनके आरोपों का, और निश्चित तौर पर उससे एक अलग मैसेज जाता, तथ्यों पे बात होती। जिस तरह से अभिभाषण पर सवाल उठाए हैं, अभिभाषणों को वो साइड में रख के अपनी बात अच्छे से कह सकते थे, तो वहाँ जैसा आपने कहा चूक कर गए हैं वो कहीं ना कहीं। प्रभु जी, हमने सदन में यह भी देखा, जैसे अभी मंत्रियों ने कहा या मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि जब वो जवाब दें तो नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहें सदन में। लेकिन अगर हम पिछले 2-4-5 साल में देखें, जब भी अभिभाषण या ऐसे कई मौके आए हैं कि जब विपक्ष आरोप लगाता था, नेता प्रतिपक्ष जो भी रहे उनके, और जब मुख्यमंत्री के भाषण की बारी होती थी वो वॉकआउट कर जाता था। तो कई बार ये होता था कि आपको काउंटर अटैक का मौका नहीं मिलता, या जो एक आदमी जो जिसकी मर्जी वो अपने हिसाब से उसके जवाब देता रहे। तो आपको लग रहा है कि अब चूंकि एक दिन तारीख बढ़ गई, अब शायद मुख्यमंत्री शुक्रवार को इसका जवाब देंगे, तब ये सदन का नज़ारा बदला देखने को मिले कि नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहें, विपक्ष के तमाम सारे जो विधायक हैं वो मौजूद रहें, इसके बाद जवाब सवाल हो, ताकि ये निकल कर आए। और यदि टोका टोकी भी होती है, विधानसभा अध्यक्ष अगर अनुमति भी देते हैं इसकी कुछ बोलने की, तो एक स्वस्थ परंपरा के रूप में इसको देखा जाए, क्योंकि ये परंपरा मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से जैसे कहा कि धूमिल होती जा रही है। देखिए मनोज जी, होना तो यही चाहिए कि जिसने आरोप लगाया है उसका जवाब, या जिसने सवाल खड़ा किया है उसको जवाब सुनने के लिए सदन में मौजूद रहना चाहिए। लेकिन एक ये कहे एक चरित्र बन गया है नेताओं का कि वो विधानसभा के प्लेटफॉर्म को भी अपनी बात कहने का एक मौका मानते हैं और सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते हैं। आप ये देखिए, सदन के अंदर जो विधायक हैं या मंत्री क्यों भी कहें, बिल्कुल वो सदन में तभी आते हैं ज़्यादातर मंत्री जब उनके विभाग से जुड़ी हुई कोई चर्चा होती है, या प्रश्नकाल में उनके विभाग से जुड़ा हुआ प्रश्न। बाकी समय वो सदन में केवल कोरम पूरा करने के लिए एक बार आते हैं जिनको आना है, और बाकी अपना अपने काम करते रहते। तो सदन में बैठने की रुचि ही नहीं है, वो ये नहीं सुनना चाहते कि कोई भी विधायक, किसी और क्षेत्र का विधायक, किसी पार्टी का विधायक क्या समस्याएं बता रहा है। हो सकता है उनके विभाग से जुड़ी समस्या बता रहा है वो अपने क्षेत्र की, इस पर मंत्रियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वही हाल विधायकों का भी है, बिल्कुल वो केवल अपनी बात कहने के उस फोरम का इस्तेमाल करते हैं। और नेता प्रतिपक्ष तो हमारे वैसे ही हैं, वो केवल अपनी बात कहने के लिए विधानसभा में आते हैं। और तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कल पूरा जवाब सुनेंगे और जवाब के दौरान कुछ क्रॉस भी करेंगे, इसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती है। क्योंकि एक इसके पीछे एक कारण और भी है मनोज जी, कि यदि मैं ये कहूँ कि पिछले, यदि हम कहें 11 महीने का देखें अवसर, और पिछले 15, इसके पहले की जो कमलनाथ सरकार के 15 महीने के देखें, तो उसमें शिवराज कमलनाथ की शायद 3 बार मुलाकात हुई थी, अभी 5 बार हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ जो पहले अविभाजित मध्य प्रदेश था, वहाँ एक नदी बहती है, उसका नाम है शिवनाथ। तो हो सकता है शायद वो भी कोई मसला हो कि मध्य प्रदेश में वो अब वैसे कोई रंग नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्वीकार कर लिया गया है कांग्रेस के द्वारा भी। इसलिए वो कर्ज माफी का उल्लेख नहीं कर रही है कि अब वो सरकार नहीं बना सकते। नहीं तो जिस तरीके से उपचुनाव तक वो बात कर रहे थे, जिस तरीके से वो दबाव बना रहे थे, और जिस तरीके से उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान जो आज मुख्यमंत्री, उनको जगह जगह जाकर उसको सफाई देनी पड़ रही थी। शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे मनोज जी कि कांग्रेस ने जो कर्ज माफी का जो वजन लोगों के सर पर रखा, उसके ब्याज की गठरी वो उतारेंगे। बिल्कुल आज आप ये देख लीजिए, सदन चल रहा है, बाहर की तो बात छोड़ दीजिए, सदन में किस कांग्रेस नेता ने उस ब्याज की गठरी को लेकर सवाल किया। कांग्रेस कर्ज माफी शब्द को ही भूल गई ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बूमरैंग उनके लिए साबित हो सकता है कि वो जैसे ही चलाएंगे तो वो लौट कर आएगा। नहीं, इस कांग्रेस के इसी दांव से कि काट के लिए शिवराज सिंह चौहान ने वो कर्ज की ब्याज की गठरी शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कर्ज तो मैं माफ नहीं करूंगा, जो अतिरिक्त ब्याज चढ़ गया वो मैं उतार दूंगा। लेकिन वो ब्याज की गठरी को भी उतरवाने में आम जनता के सिर पर जो रखी हुई है, कांग्रेस के किसी भी विधायक की रुचि नहीं है। ये बिल्कुल बात तो ये करते हैं, ये आरोप जरूर लगाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान इतनी बातें करते हैं, घोषणावीर हैं, तमाम तरीके की, लेकिन किसी भी एक घोषणा को पकड़कर सदन के अंदर रिकॉर्ड पर कोई सवाल पैदा नहीं करना चाहते। ये शायद एक जो मैंने कहा ना, जो शिवनाथ नदी का जिक्र किया, शायद वो मसला हो, या फिर इनकी अपनी कोई अलग मजबूरियां हो, या इतना अध्ययन ही नहीं करना चाहते आज के विधायक या मंत्री या कहें कि विपक्ष के नेता कि वो उस बारे में कोई सवाल नहीं। मुझे लगता है वो जो आपने जिक्र किया है मनोज जी, मुझे लगता है जो आपने जिक्र किया कुछ मजबूरियां, उस मजबूरियों के पीछे एक मजबूरियों की लंबी श्रृंखला भी हो सकती है। हाँ, स्वाभाविक तौर पर। इसलिए ये उम्मीद करना बेमानी है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कल आप मेरा भाषण सुनिए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का जो कल भाषण होगा
वो पौन घंटे से 1.5 घंटे का होगा, और 1.5 घंटे तक किसी की अपने आप तारीफ करना या अपनी सरकार की तारीफ करना और अपनी 15 महीने की सरकार की बुराई सुनना फ्लोर में, वो शायद कमलनाथ को भी गवारा नहीं होगा। इसलिए उम्मीद कम है, वो हो सकता है रहे तो थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और फिर वॉकआउट करके अपने अपने पूरे सदस्यों को लेकर बाहर चले जाएं कि आप तो अपने अपने गाना अपना भजन कीजिए, खुद ही सुनिए, खुद ही गाइए वाली स्थिति में सदन में विपक्ष बाहर हो जाएगा और सत्ता पक्ष को छोड़कर चला जाएगा। ऐसी स्थिति बन सकती है। यानी आप कह सकते हैं वो एक तरह से सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि अगर आप किसी को कमेंट नहीं करना चाहते तो लाइक डिसलाइक करिए और आगे बढ़ जाइए। जी बिल्कुल वही स्थिति हो सकती है। ब्रजेश जी, स्थिति वही, लेकिन एक स्थिति और बन रही है सदन के बाहर भी। हमने देखा कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बनाया, साइकिल से भी पहुंचे, हालांकि वो कितने लोग पहुंच पाए सबको पता है दर्शकों को। आज भी ये मुद्दा उठा, लेकिन सदन के पहले अगर आप अलग अलग चलते हैं, एकला चलो रहे तो समझ में आता है, लेकिन जब सदन चल रहा है तो हम देखते हैं कि दिग्विजय सिंह अचानक से, आज चर्चा होना थी कि कमलनाथ ने राज्यपाल के विभीषण पे क्या घेराबंदी की, लेकिन दिग्विजय सिंह चले जाते हैं ईवीएम को लेके, वो चुनाव आयुक्त के पास चले जाते हैं कि आप ईवीएम से चुनाव मत कराइए। सदन के अंदर कुछ और होता है, सदन के बाहर कुछ और होता है। तो इसको कैसे देखें कि कांग्रेस के कुछ नेताओं में जैसे स्पेस लेने की होड़ मची हुई है कि मेरे से ज़्यादा स्पेस कौन ले पाएगा, या मैं किसी को अपने से ज़्यादा स्पेस नहीं लेने देना चाहता हूं, जिसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही। निश्चित तौर पर मनोज जी, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी मौके आए हैं ऐसे। वैसे यदि हम कमलनाथ के भाषण की बात करें तो यदि दिग्विजय सिंह शांत रहते, नहीं भी जाते, वो कल भी जाते, तो उतना स्पेस उनको मिलने की संभावना कम ही थी, क्योंकि वो एक अच्छे वक्ता हमें कभी नज़र नहीं आए। अच्छे वक्ता वो होते, अच्छा भाषण देते, तो हो सकता है कि दिग्विजय सिंह के आज निर्वाचन आयोग के पास जाने वाली बात या खबर थोड़ी कम स्पेस पाती और उनकी खबर ज़्यादा स्पेस पाती। लेकिन जैसे कि दिग्विजय सिंह तो माहिर हैं, वो जिस तरह से गए हैं मीडिया में, वो उनको मीडिया की हेडलाइन पता रहती हैं कि किस तरह से कौन से मुद्दे होंगे। यदि आज फ्लोर में होते तो निश्चित तौर पर वो कमलनाथ उनकी जगह होते, यहाँ गए होते, तो उनको तवज्जो नहीं मिलती, जबकि उनको मिलती। जिस तरह से तथ्यों के साथ बात करने की बात हुई, किस तरह से खबरें चाहिए, इसमें दिग्विजय सिंह माहिर हैं। आपको याद होगा मनोज जी, जब जब यूपीए सरकार संकट में आती थी, कोई भी मुद्दा आता था भ्रष्टाचार का हो, तब तक दिग्विजय सिंह के ऐसे भाषण होते थे जो सुर्खियां बन जाते थे पूरी देश की मीडिया की। चाहे वो ओसामा जी बोलें, चाहे किसी आतंकवादी को कोई सम्मानजनक शब्द बोलें, चाहे वो किसी घटना पे सवाल उठा दें, तो उन भ्रष्टाचार के मुद्दों को किस तरह से डाइल्यूट किया जाता था, ये दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब उनको पता है कि मध्य प्रदेश में एकला ही चलना है, वही है सब कुछ, उनको कांग्रेस को उन्हीं को लेके चलना है, तो निश्चित तौर पे वो कमलनाथ को क्यों स्पेस देंगे। तो जो पहले वो करते आए थे वो यहाँ भी किया आपने। सदन के जब भी चलेगी, आप देखना दिग्विजय सिंह आपको लाइट में ही रहेंगे, वो मुद्दे वैसे ही पकड़ते हैं। चाहे यदि आंदोलन की बात हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, यदि कांग्रेस कोई आंदोलन करेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी, तो दिग्विजय सिंह का कोई ना कोई नया हथकंडा होगा, वो उतनी जगह जरूर पालेंगे, भले ही वो सदन में नहीं है, तो उन्हें आपको इतना स्पेस तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी रणनीति भी कह सकते हैं आप। और उनकी जो राजनीतिक लोगों की होती है कि उनको जगह तो चाहिए, वो जगह चाहिए जिससे लोगों में उनकी वो बनी रहे, कि उपस्थिति दर्ज होती रहे। जब मत पत्र से चुनाव वाली बात आई तो जिसका कोई औचित्य ही नहीं था, आप चिट्ठी लिखोगे उसको दरकिनार किया ही जाएगा, क्योंकि ये पहले भी होता रहा है। और आप तो ये कह सकते हैं हम कि किसी भी राजनीतिक दल का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके नेता जनता के बीच स्पेस तलाशने की बजाय मीडिया में या सोशल मीडिया में स्पेस तलाश रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सोशल मीडिया, पूरी कांग्रेस को देखिए आप, पूरी सोशल मीडिया पे ही कैंपेन कर रहे हैं। आज जैसे कमलनाथ जी ने बैठक ली, महिला कांग्रेस की बैठक ली, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे पहले महिलाएं एक्टिव नहीं थी, अब मैं महिलाओं को जोड़ना है, आपको सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, आप महिलाओं को सम्मान कीजिए, उनको पार्टी में लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा महिला वोटर आपसे जुड़ें। हर क्षेत्र में महिला कांग्रेस है, उनको उनने संगठन को मजबूत करने की बात कही, महिलाओं को सम्मान की बात कही, उन महिलाओं के सम्मान की बात जो कभी महिलाओं को आइटम कह रहे थे और पूरे प्रदेश में विवाद की स्थिति बन गई थी और जिसमें चुनाव में उनको भारी पड़ा। तो वो सोशल मीडिया की बात भी कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरह से लोग एक्टिव हो रहे हैं, तो कैसे आप उनका उपयोग करें। निश्चित तौर पे हर नेता आज की तारीख में सोशल मीडिया पे एक्टिव है और वहाँ भी जगह चाहता है, वो मीडिया में भी जगह चाहता है, तो उसके लिए नए नए हथकंडे अपनाता है, ऐसे बयान देता है, ऐसी बात करता है ताकि उसको जगह मिल सके और लोग देख सकें उसको। भले ही उसमें आपने जैसे कहा था कि लाइक और डिसलाइक का जो बटन है, भले ही उसमें उन्हें डिसलाइक कोई करे, लेकिन वो सोशल मीडिया में भी चर्चा में बने रहना चाहते हैं। तो ये भी और एक दुर्भाग्य की बात है कि अगर सोशल मीडिया पे आप सक्रिय और जनता से सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं
तो ये भी एक बड़ा निराशाजनक बात है, लेकिन अब समय और इजाज़त नहीं देता, इसलिए आप दोनों से यहीं विदा लेना पड़ेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कमलनाथ के पास नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक अच्छा मौका था जिसमें वो शिवराज सिंह सरकार की घेराबंदी कर सकते थे, और तमाम वो मुद्दे थे जो महंगाई की अगर वो बात कर रहे हैं कि जनता से जुड़ा बात है, जब महिला अत्याचारों की बात कांग्रेस कर रही है और 8 मार्च को एक बड़ा प्रदर्शन करने की बात कर रही है, ऐसे तमाम सारे मुख्य मुद्दे थे जिस पर वो घेराबंदी कर सकते थे, लेकिन एक बड़ा मौका उन्होंने गंवा दिया। उम्मीद की जाना चाहिए लंबा सत्र चलना है, 23 बैठकें होना और अभी 20 बैठकें बाकी हैं, तो शायद कांग्रेस और कमलनाथ अपनी कुछ छाप इस सदन में छोड़ने में सफल रहे हैं। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।